शिवाजी, वो मराठा सरदार जिसने हिंदुओं के खोए हुए आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित किया था। शिवाजी कूटनीतिक समझ से काम लेते थे और राजपूतों के उलट युद्ध में जान देने वाली वीरता से बचा करते थे। ऐसा क्या है कि अशोक और अकबर के साथ हम था लगाते हैं और शिवाजी के साथ थे। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार शिवाजी को हिंदुस्तान का मंगल, लुटेरा और हत्यारा तक कह देते हैं। कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि उन्होंने लूटपाट तो काफी मचाई थी। फिर उनके प्रति इतने सम्मान की वजह आखिर क्या है? दरअसल शिवाजी हमारे जनमानस में पेट कर गए हैं। यदुनाथ सरकार ने अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखा है, शिवाजी ने अपने उदाहरण से साबित किया कि हिंदू जाति भी एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, राज्य बना सकती है, दुश्मनों को हरा सकती है, खुद अपनी रक्षा कर सकती है। वो कला और साहित्य की रक्षा ही नहीं वरन संवर्धन भी कर सकती है। वो जल सेना भी बना सकती है और पूरी ताकत से समुद्र में बराबरी की लड़ाई लड़ सकती है। शिवाजी ने आधुनिक हिंदुओं को आगे बढ़ना सिखाया है। आज जो मराठा शब्द एक गर्व का प्रतीक बन गया है, पहले ऐसा नहीं था। 19वीं शताब्दी के पहले तक ब्राह्मण समुदाय अपने आप को मराठा कहलाने में अपमान समझता था। ये गर्व शिवाजी भोसले की ही देन है। आइए उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम पड़ाव आज फिर पीछे जाकर देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। दक्कन का पठान नदियों और जंगलों का जाल है। आज से करीब 500 साल पहले उत्तर में ताप्ती, पूर्व में सेना और दक्षिण में कृष्णा नदियों के बीच का वो इलाका जो सतारा, पूना, नासिक, औरंगाबाद के कुछ हिस्से, अहमदनगर और शोलापुर को मिलाकर बनता है, उसे महाराष्ट्र कहा जाता था। उस समय पर यहाँ पर 2 जातियां तथाकथित तौर पर नीची मानी जाती थी, मराठा और कुणबी। मराठा स्वभाव से ही स्वच्छंद रहने वाले थे और देश की भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाना भी बाखूबी जानते थे। कुणबी आमतौर पर किसान थे। हियन सांग ने महाराष्ट्र प्रांत के लोगों के लिए लिखा है, ये लोग गर्वीले, लड़ाके, एहसान मानने वाले, लोगों की मदद करने के लिए खुद को मिटा देने की जिद रखने वाले और दुश्मनों पर बोलकर हमला करने वाले लोग हैं। इन लोगों में जीवट कमाल का है। बाद के आने वाले 1000 सालों में इनका चरित्र कुछ हद तक बदल गया। इनमें वीरता और बलिदान का जज्बा तो वही रहा, पर परिस्थितियों ने इन्हें कुटिल और चालाक भी बना दिया था। अब ये पहले बोलकर दुश्मन पर हमला नहीं करते थे। इसके पीछे शायद कारण ये रहा कि बाहर से आने वाली ताकतों ने इन्हें कंकन घाट तक ही समेट दिया था। जीवन के साधन पहले कम थे, अब और भी कम हो गए थे। लिहाजा मराठाओं को अपना वजूद बचाए रखने के लिए तेज और खूंखार बनना ही पड़ा। शिवाजी इसके अब्बाद नहीं थे। वे 19 साल के कम उम्र में ही एक कुशल लड़ाके बन गए थे और मवाली, कुणबी लोगों के साथ मिलकर आसपास की जागीरें लूट लिया करते थे। शिवाजी की खिचड़ी सेना और छापा मार लड़ाई। शिवाजी से कुछ साल पहले मालिक अंबर नाम के एक जागीरदार ने मुगलों से लोहा लेना शुरू कर दिया था। जहां मालिक ने अहमदनगर की सेना का सहारा लिया था, वहीं शिवाजी के पास कोई प्रशिक्षित सेना नहीं थी। ये बात उन्हें देश के बाकी लड़ाकू शासकों से और भी अलग कर देती थी। उन्होंने बस कुणबी, मवाली, मराठे आदि जातियों के लोगों को इकट्ठा कर उन्हें लड़ना सिखा दिया था। ये लोग अपने आसपास की भौगोलिक परिस्थितियों को अच्छे से पहचानते थे। पहाड़ी जीवन ने इनमें जीवट भर दिया था। इन्हें शिवाजी ने एक नई पहचान दी और बाद में यही लोग उनकी ताकत बने। उनकी छापामार लड़ाई मुगल सेना पर अक्सर भारी पड़ती थी। मुगल, जिनके पास अकुट धन, दौलत और साधन थे, महाराष्ट्र में आकर अक्सर भारी पड़ती थी। मुगल, जिनके पास अकुट धन, दौलत और साधन थे,
महाराष्ट्र में आकर अक्सर बेकार और नाकाबिल साबित रहते। पहाड़ों में छुपे सैनिक, पेड़ों पर बैठे आदिवासी, कौन कब कहां से वार कर दे पता ही नहीं चलता था। यदि किसी जंग में शिवाजी के लड़ाके अपने को थोड़ा कमजोर महसूस करते तो पहाड़ों और जंगलों में गायब हो जाते थे। कुल मिलाकर उनका तो कम, लेकिन दुश्मनों का नुकसान ज्यादा होता था। नटवर सिंह ने अपनी किताब महाराजा सूरजमल में लिखा है, शिवाजी की सफलता का सबसे बड़ा कारण था कि उनकी सेना कम से कम सामान लेकर चलती थी। साथ ही उन्होंने नियम बना दिया था कि अगर कोई युद्ध शिविर में किसी महिला को लेकर आया तो उसे मार दिया जाएगा। अब आप हर तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हो और उनके मुकाबले कमजोर हो, तब जाहिर है कि आप साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं। शिवाजी ने भी यही किया। उनके उत्तर से मुगल, दक्षिण में गोलकोंडा और बीजापुर समेत उत्तर पश्चिम में ईस्ट इंडिया कंपनी थे। मतलब 32 दांतों के बीच में जीभ वाली हालत थी। अब ऐसे हालत में लड़ाई के अलावा राजनैतिक और कूटनैतिक समीकरण काफी अहम हो जाते हैं। ऐसे में शिवाजी मौके के नजाकत को समझते हुए कभी अपने पिता शाहजी भोसले को आदिल शाह से बचाने के लिए मुगलों से मिल जाते हैं, तो कभी बीजापुर के लिए मुगलों से लड़ भी लेते थे। जरूरत पड़ने पर वे उसी औरंगजेब को चिट्ठी लिखकर संधि की बात करते हैं और 5000 जागीरदार बनने पर राजी हो जाते थे, जिसके साथ उन्होंने तकरीबन 18 छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा युद्ध में जान देने की बेवकूफी से बचते थे। जीत गए तो लूटपाट और अगर हारने लगे तो भाग खड़े हुए और कभी कभी उन्हीं से संधि कर ली जिनके साथ लड़ते थे। उन्होंने सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री लूट ली थी और संधि के नाम पर उन्हें मात्र 20,000 रुपए देने को राजी हुए, जबकि नुकसान लाखों का किया था। जंग हो या संधि, फायदा शिवाजी का ही होता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो वे कूटनीतिक समझ से काम लेते थे। बीजापुर के शासक आदिल शाह के सेनापति अफजल खान की हत्या को शिवाजी का सबसे बड़ा साहसिक कदम माना जाता है। उस वक्त शिवाजी ने बीजापुर में आतंक मचा रखा था। जब आदिल शाह ने अफजल खान को उनसे संधि करने के लिए भेजा तो जगह, दिन और व्यवस्था सब शिवाजी ने तय की। तयशुदा दिन दोनों मिले और जैसे ही गले लगे शिवाजी ने अपने बगनोक से उसका पेट फाड़ डाला और उनके छुपे हुए सैनिकों ने अफजल की सेना को खत्म कर दिया। ग्रैंड डफ इसे शिवाजी का षड्यंत्र मानकर लिखते हैं कि अफजल उस वक्त निहत्या था, पर यदुनाथ का मानना है कि अफजल खान भी शिवाजी को मारना ही चाहता था। उन्होंने लिखा है कि अफजल कटकटी में शिवाजी पर भारी पड़ता था। गले मिलते वक्त उसने शिवाजी को तलवार से मारने की कोशिश की, पर कपड़ों के अंदर पहने बख्तरबंद ने अफजल के प्रयास को विफल कर दिया और शिवाजी ने उसे मार डाला। हालांकि ऐसा सोचना मुश्किल नहीं है कि अगर अफजल शिवाजी को मारने का प्रयास ना भी करता तब भी वो मारा ही जाता। शिवाजी के लिए जंग में सब जायज था। ठीक इसी प्रकार उन्होंने रमजान के महीने में सिर्फ 200 सैनिकों के साथ औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान के हरम में चुपके से घुसकर उसे मारने का प्रयास किया था। रमजान होने के कारण दिन भर के भूखे प्यासे सैनिक निडर हो जाते थे। इस हमले में शाइस्ता खान बच तो गया, पर उसके हाथ का अंगूठा कट गया था और उसके 2 बेटे और कई सैनिक मारे गए। ये मुगलों के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। इन दोनों घटनाओं ने हिंदुस्तान के जनमानस पर गहरा असर डाला। लोग शिवाजी को हिंदू धर्म का रक्षक मानने लगे थे। बहुत संभव है कि उनके जहन में आदिल शाह के हिंदू के प्रति दयम दर्ज के व्यवहार ने गहरा असर डाला था। हालांकि शिवाजी ने भी इस समय तक खुद को हिंदुओं के संरक्षक तौर पर देखना शुरू कर दिया था। ये कहना मुश्किल है।
जनवरी 1664 के पहले महीने में उन्होंने सूरत शहर को लूटा। इनायत खान एक कमजोर गवर्नर था। शिवाजी के आने की खबर सुनकर वो भाग खड़ा हुआ। वो अंग्रेज और डच लोगों के कारखाने थे। याद दिला दे कि सर थॉमस रो ने जहांगीर से इजाजत लेने के बाद 1608 में पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। जब उन्हें इनायत खान से कोई मदद नहीं मिली, तब अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए वे मराठों के सामने आ खड़े हुए। मराठों ने सूरत में जी भर के लूटपाट की और ग्रांड डफ लिखते हैं कि शिवाजी वहां से करीब 1 करोड़ रुपए लेकर गए थे। अब तो शिवाजी किंगवदंती बन चुके थे। कहा जाने लगा था कि उनके पास ऐसी शक्ति है जिससे वे एक साथ कई जगह पर हो सकते हैं। हिंदुस्तान में शिवाजी का उत्कर्ष हो चुका था। शिवाजी महाराज के बारे में एक पुस्तक गनीमी कवा लिखी गई है, जिसमें उनके शत्रु पर अचानक से आक्रमण करने के कई किस्से हैं। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन शिवाजी महाराष्ट्र में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। राज्याभिषेक के बाद उनको छत्रपति की उपाधि मिली। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया, जिसे शिवराय कहते थे, और ये सिक्का संस्कृत भाषा में था। शिवाजी एक समर्पित हिंदू होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए शिवाजी ने अनुदान दिया। उनके मराठा साम्राज्य में हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को भी पूरा सम्मान प्राप्त था। उन्होंने मुस्लिमों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखा। उनकी सेना में 1,50,000 योद्धा थे, जिनमें से करीब 66,000 मुस्लिम थे। शिवाजी ने महिलाओं के प्रति किसी तरह की हिंसा या उत्पीड़न को पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अपने सैनिकों को शक्ति से निर्देश दे रखा था कि किसी गांव या अन्य स्थान पर हमला करने की स्थिति में किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। महिलाओं को हमेशा सम्मान के साथ लौटा दिया जाता था। अगर उनका कोई सैनिक महिला अधिकारों का उल्लंघन करता पाया जाता था तो उसकी कड़ी सजा मिलती थी। एक बार उनका एक सैनिक एक मुगल सूबेदार की बहू को ले आया था। उसने सोचा था कि उसे शिवाजी को भेंट करूंगा तो वो खुश होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। शिवाजी ने उस सैनिक को खूब फटकारा और महिलाओं को सम्मान के साथ उसके घर पहुंचाकर आने को कहा। शिवाजी को माउंटेन रेड भी कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि वो अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और कहीं से कहीं निकलकर अचानक ही हमला कर देते थे और गायब हो जाते थे। उनको गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। वो छिपकर दुश्मन पर हमला करते थे और उनको काफी नुकसान पहुंचाकर निकल जाते थे। गुरिल्ला युद्ध मराठों की रणनीतिक सफलता का एक अन्य अहम कारण था। इसमें वे छोटी टुकड़ी में छिपकर अचानक दुश्मनों पर आक्रमण करते और उसी तेजी से जंगलों और पहाड़ों में छिप जाते। शिवाजी से पहले उनके पिता और पूर्वज सूखे मौसम में आम नागरिकों को और किसानों को लड़ाई के लिए भर्ती करते थे। उन लोगों ने कभी भी संगठित सेना का गठन नहीं किया। शिवाजी ने इस परंपरा को बदलकर समर्पित सेना का गठन किया, जिनको साल भर प्रशिक्षण और वेतन मिलता था। शिवाजी को एक बार औरंगजेब ने मुलाकात का न्योता दिया था। जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें छल से बंदी बना लिया। औरंगजेब की योजना शिवाजी को जान से मारने या कहीं और भेजने की थी, लेकिन शिवाजी उसमें काफी होशियार निकले। वो वहां से मिठाई की टोकरियों में निकल गए। शिवाजी महाराज ने प्रशासकीय कार्य में मदद के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहते थे, जो राजा के बाद सबसे प्रमुख हस्ती था। अमात्य वित्त और राजस्व के कार्यों को देखता था, तो मंत्री राजा की व्यक्तिगत दैनंदिनी का ख्याल रखता था। सचिव दफ्तरी काम करते थे, जिसमें शाही मोहर लगाना और संधि पत्र को आलेख तैयार करना शामिल होते थे।
सुमंत विदेशी मंत्री था। सेना का प्रधान को सेनापति कहते थे। दान और धार्मिक मामलों के प्रमुख को पंडित राव कहते थे। न्यायाधीश नायक मामलों का प्रधान था। 3 अप्रैल 1680 में लगातार 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी महाराज की जयंती हर वर्ष 15 मार्च को मनाई जाती है। दोस्तों, शिवाजी महाराज से हमें ये सीख मिलती है कि कैसे हर मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए, कैसे बुद्धि की बल का इस्तेमाल करना चाहिए और हर मुश्किलों में हौसला न खोकर उनका सामना करना चाहिए। उन्होंने ना तो सिर्फ मराठों को बल्कि हिंदुस्तान के हर एक लोगों को लड़ना सिखाया था, गुलामी से आजाद होकर जीना सिखाया था।